जब किसी भी स्टॉक में रैली या फिर तेजी आती है तो एज ए इन्वेस्टर हमें बड़ा अच्छा लगता है प्रॉफिट गेन करने में। एक शेयर प्राइस भाग रहा है एंड आपको पता है कि बढ़ते प्राइस पर हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हाई प्राइस पर जाकर खरीद लेते हैं ये सोचकर कि हम पीछे तो नहीं छूट रहे हैं या ये नहीं कि रिटर्न तो नहीं छूट रहा है। एंड ये खास करके होता है बुल फेज में। लेकिन जब हम बियर फेज में होते हैं एंड स्टॉक के प्राइसेस गिर जाते हैं या फिर वैल्यूएशन जिन स्टॉक्स के बढ़ जाते हैं वो अगर अपना करेक्शन दिखाने लगते हैं तो वही इन्वेस्टर्स पैनिक करने लग जाते हैं बिना ये समझे कि वो करेक्शन लाजमी। एंड ऐसा ही सेम हुआ है सोना BLW, सोना कॉमस्टार में। कॉमस्टार का शेयर प्राइस इस टाइम 48% जो है गिर चुका है एंड इसमें लगातार बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सो एज अ इन्वेस्टर हर कोई पैनिक कर रहा है बिना ये जाने कि रीज़न क्या है एंड वो करेक्शन लाजमी है या नहीं। सो इस वीडियो में इन डिटेल्स में मैं आपको सोना कॉमस्टार के बारे में ही बताने वाली हूँ कि यहाँ पर अब यहाँ से इतनी गिरावट के बाद ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स अलर्ट, यानी कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है या फिर ये देखने की जरूरत है कि मौका मिल रहा है एंड मिल भी रहा है तो क्यों, रीजन क्या है, गिरा भी है तो रीजन क्या है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए सोना BLW के बारे में पूरी डिटेल्स में समझते हैं। गिरने का रीजन क्या है, टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगी एंड इसके साथ ही इसका स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रही है जिससे कि उसमें रिकवरी या फिर उसकी पोटेंशियल फ्यूचर वाली जो है वो बेटर हो सके, ईवी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताऊंगी। इसके पॉजिटिव क्या है, रिस्क क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सोना BLW की कि काम क्या करती है, तो मोटा मोटी सभी जानते हैं इसके बारे में कि ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स पार्ट्स बनाती है। तो ये कंपनी ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिस्टम में लीडर है। मिशन क्रिटिकल ड्राइव लाइन एंड मोटर सिस्टम्स की सप्लाई करते हैं। किसको? ईवी को, ICE OEMs जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको, वो भी वर्ल्ड वाइड। एंड आपको बता दूं कि 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इसकी, इंडिया के अलावा US में, मैक्सिको में एंड चाइना में। आपको बता दूं कि ईवी व्हीकल्स के लिए ग्लोबली ये कंपनी टॉप सप्लायर भी बनी। इसके अलावा इस कंपनी ने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के साथ साथ सेंसर सिस्टम्स में भी इन्वेस्ट किया। आपको बता दूं कि 2008 से जो है कंपनी ने असेंबलीज के 5 मिलियन से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई एंड इसके अलावा ये कंपनी रेलवेज में भी एंट्री कर चुकी है। सो अब आप सोचे होंगे कि हर तरीके से जब इतनी ही बेहतर है एंड सोना BLW एक ऐसी कंपनी है जिसने बुल फेज में इन्वेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न दिया है एंड इन्वेस्टर ये भूल गए हैं कि इस स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी इतना जा चुका है कि इसका वैल्यूएशन हाई जा चुका है एंड ये वैल्यूएशन हाई के बावजूद भी शेयर प्राइसेस बढ़े एंड राइज देखने को मिला। इस वजह से एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी इस वजह से, क्योंकि ईवी का फ्यूचर ग्रोथ सब समझ रहे थे। तो ये भी समझना जरूरी है कि अगर छोटा भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनता है तो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक सबसे पहले गिर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एंड सोना BLW में भी सेम यही चीज मिला। अब चलिए जानते हैं कि जब सब कुछ बेहतर है तो इस कंपनी में गिरावट क्यों देखने को मिली। जब इतनी बड़ी कंपनी है तो ये इतना फॉल क्यों हो गया। चलिए इसके बड़े रीजंस आपको बताती हूँ। चलिए सबसे पहला रीजन बताती हूँ। फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 रिजल्ट इसका पुअर रहा। रेवेन्यू 5% से ड्रॉप हुआ, एबिटा 19% से, नेट प्रॉफिट जो है 12% से ड्रॉप हुआ। रीजन क्यों फॉल हुआ? सो कंपनी की जो ईवी कंपोनेंट्स की डिमांड है, सो कंपनी की ईवी सेगमेंट से डिमांड जो है वो घटी, स्पेशली फ्रॉम यूरोप एंड चाइना। रेयर अर्थ मैग्नेट की ग्लोबल शॉर्टेज हुई एंड आपको बता दूं कि रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए सोना BLW जो है सबसे बड़ी इंपोर्टर है इंडिया की, खास करके चाइना से। क्यों? चाइना सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है इसके लिए। आपको बता दूं कि 90% कंट्रोल है इसका रेयर अर्थ मैग्नेट में, वो भी ग्लोबल लेवल पर 90%। अब इसमें जो है वो एक्सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली सोना BLW को जरूरत है ईवी में रेयर मैग्नेट के लिए, तो उसके लिए इसकी डिपेंडेंसी उस पर ज्यादा है। तो चाइना ने क्या किया कि जो उसका प्रोडक्शन है डिसरप्ट किया, एक्सपोर्ट को रोक दिया। अब इससे शॉर्टेज की वजह से ग्लोबल लेवल पर ये शॉर्टेज हुआ तो इससे सोना BLW को भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। तो अब इस वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ। सो इससे जो है ईवी में प्रॉब्लम आया, इसके ये टाइम पर जो है अपना काम नहीं पूरा कर पाएगी, डिले होगा, ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा। तो ऐसे ईवी सेगमेंट में जो है डिमांड वीक हो गई एंड इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस वजह से कॉस्ट प्रेशर बढ़ गया एंड इसके वजह से इसके मार्जिन पर असर पड़ा। सो इस वजह से रिजल्ट पुअर है। ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स वीक, सेल ऑफ, तो उससे तो प्राइस जो है क्रैश होगा ही, करेक्शन होगा ही
एंड जब ये देखा गया कि वैल्यूएशन हाई है तो ये बहाना थोड़ा नहीं बहुत बड़ा बन गया इसके प्राइसेस गिरने के, क्योंकि जब इतना बड़ा न्यूज आया तो सब देख रहे हैं कि वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा इसका बढ़ चुका है, भले ही फ्यूचर ग्रोथ है लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पर एकदम ओवर प्राइस्ड स्टॉक में तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो सबने धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट एफआईआईज ने भी सेलिंग बढ़ा दी अपनी, बहुत ज्यादा नहीं, मैं डिटेल में समझाती हूँ उसके बारे में। चाइना ने जो है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया मैग्नेट सप्लाई पर। अब इसके लिए मैग्नेट सप्लाई की क्राइसिस बढ़ गई। सोना बीएलडब्ल्यू का बता दूं कि ईवी बिजनेस जो है मैग्नेट पर डिपेंड करता है, जैसे कि बताया मैग्नेट शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन डिले हुआ, कस्टमर डिलीवरी इशू हुए। मार्केट ने ये समझा कि शॉर्ट टर्म में कंपनी को ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजिंग में इशू आ सकता है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, ईवी सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 33% है। सो इस वजह से इन्वेस्टर ने ग्रोथ स्लोडाउन का फियर प्राइस में फैक्टर कर लिया। सो ये समझ आया। अब चलिए एक और बड़ा रीजन बताती हूँ जिसकी वजह से सोना बीएलडब्ल्यू में ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है जो है इन्वेस्टर का, वो है इनका फैमिली इशू। अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी ना कि जून में संजय कपूर जो कि चेयरमैन है सोना बीएलडब्ल्यू के, करिश्मा कपूर के हस्बैंड, उनकी डेथ हो गई पोलो खेलते हुए। उनकी जो माँ है उनका जो है लीगल एलिगेशन जो आया उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स वीक हुए, क्योंकि जहां भी फैमिली ड्रामा फैमिली इशू होता है ना वहां पर इन्वेस्टर्स भाई हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, आपका फैमिली इशू अगर बढ़ा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोर्ट से या फिर इंटरनेशनली अगर लीगल इश्यूज इस तरीके से बढ़ते हैं तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मीडिया और लीगल फाइट जो है पब्लिक होने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एंड इसका असर क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट्स हैं इन पर काफी सेंसिटिव होते हैं ये, तो ऑब्वियसली इनकी वजह से जो है स्टिक इन्होंने थोड़ी सी ट्रिमिंग करी है, लेकिन बड़ा ट्रिमिंग भी आ सकता है अगर ये इस तरीके से बढ़ता रहा तो। थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं। संजय कपूर जो सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे, उनकी डेथ हुई थी 2025 में पोलो मैच के दौरान। उसके बाद उनकी माँ रानी कपूर जो संजय कपूर की माँ है, मतलब इन्होंने जो है मीडिया में आकर माइस्टीरियस डेथ का क्लेम कर दिया और एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने उनको जो है टेक ओवर दिया है, बट उन्होंने बोला कि इलीगल तरीके से टेक ओवर कर लिया गया है। रानी कपूर का क्लेम क्या था कि जो विल वसीयत है उसको लेकर उन्होंने बताया कि संजय कपूर ने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स उन्हें दी थी, पर कंपनी ने उनका कोई रोल एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, कॉर्पोरेट कंट्रोल पर क्वेश्चन उठाए गए। उनका कहना था कि कंपनी के अफेयर्स जो भी है उसे फोर्सफुली उनको दूर रखा जा रहा है। लीगल एक्शन की वार्निंग दी गई और कहा गया कि अगर उनको इग्नोर किया गया तो वो इंटरनेशनल लीगल बॉडीज में कंप्लेन दाखिल करेंगे। तो अब इसके बाद कंपनी का रिएक्शन आया। कंपनी का रिएक्शन बिल्कुल बनता है। तो सोना कॉमस्टार ने एक सीज एंड डेजिस्ट नोटिस इशू किया रानी कपूर को। कंपनी ने पब्लिकली डिनाई किया कि रानी कपूर का किसी भी तरह से ऑनरशिप या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका कहना है कि रानी कपूर का कंपनी की लीगल स्ट्रक्चर में कोई भी स्टेक नहीं है। अब देखिए आपको बताता हूँ कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। डिस्प्यूट में इन्वेस्टर्स को कंपनी की लीडरशिप स्टेबिलिटी पर जो है डाउट होने लगता है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेड फ्लैग भी बन जाता है। गवर्नेंस रिस्क बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर सवाल उठाना, जिसका मतलब है कि इससे सेबी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के वाइजिलेंस जो है वो इंक्रीज हो सकता है एंड कंपनी को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। अब ऐसे में ट्रस्ट नहीं बनता है एंड ऐसे सेंसिटिव फैमिली प्रॉब्लम्स अगर पब्लिकली होने लगते हैं तो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट्स ऑब्वियस नेगेटिव होता है एंड इमोशनल रिएक्शंस आते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर कोई लीगल ट्विस्ट आता है, कोर्ट ऑर्डर या फिर एसेट फ्रीज होना, तो स्टॉक मार्केट में ये पैनिक सेलिंग और बढ़ सकती है। एंड इसके अलावा अगर कंपनी के मैनेजमेंट में इनस्टेबिलिटी होती है इस फैमिली इश्यूज की वजह से, तो जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स वो चले जाएंगे। इसके अलावा स्टेक होल्डर ट्रस्ट जैसे कि एम्प्लॉयज, वेंडर्स, क्लाइंट्स, इन सब पर भी इम्पैक्ट पड़े। बात समझ आई? तो ये मेन रीजन है इसके गिरावट के एंड प्राइसेस ऊपर ना उठने। अब चलिए बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। जैसे कि मैंने बताया कि इसका वैल्यूएशन हाई था, तो आपको बता दूं कि सोना बीएलडब्ल्यू का जो वैल्यूएशन है अभी 47-48 मल्टीपल है। एवरेज माने तो 44 to 48 मल्टीपल पी के बीच में ट्रेड करिए अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से। आपको बता दूं कि लेकिन पिछले 5 साल के इसके एवरेज पी से ये नीचे ट्रेड कर रही है, क्योंकि वो है 61। अब सोचिए, अब पिछले 5 साल के एवरेज पी से भी नीचे ट्रेड कर रही है, 61 से 44 से 48 के बीच में। फिर भी आपको बता दूं कि इसके जितने भी पीयर्स हैं उन सभी से ये हायर वैल्यूएशन पर ही है। तो इतना जब सब कुछ चलेगा तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन तो बहाना मिलेगा ना प्राइसेस ड्रॉप होने के।
अब चलिए कंपनी की कुछ स्ट्रैटेजी बताते हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है या फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कितनी है, क्योंकि ईवी के लिए हम सभी जानते हैं कि काफ़ी जानी मानी कंपनी है, लीडरशिप पोजीशंस ऑन भी करती है, तो कंपनी ऐसे ही तो हाथ से नहीं जाएगी। तो अब चलिए यहाँ पर समझाते हैं थोड़ा सा। कंपनी का एम है कि एशिया में अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यानी कि चाइना से, खास करके वेस्टर्न मार्केट से अपनी डिपेंडेंसी कम करना ये चाहती है। अब इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसकी प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, इंडिया के जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ ये प्लान कर रही है सोना बीएलडब्ल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्शन रियर अर्थ मैग्नेट का बढ़ाने का, यानी कि लोकलाइजेशन करने का। एंड इसमें गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है। गवर्नमेंट कैसे साथ दे रही है कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इंसेंटिव निकाला है 1345 करोड़ रुपए का, जिसके तहत कि डोमेस्टिक लेवल पर जो है, लोकल लेवल पर रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और उसमें सोना बीएलडब्ल्यू को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने स्पेशली सिर्फ सोना बीएलडब्ल्यू के लिए नहीं किया है, गवर्नमेंट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूनो माइंडा जैसी कंपनीज के लिए भी किया है, एंड वो अपना इंटरेस्ट दिखा भी रही है, वो भी शामिल हो रही है, वो भी हिस्सा ले रही है इसमें। ठीक है, अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? जैसे कि मैंने बताया कि चाइना पर जो है 90%, चाइना का जो है 90% कंट्रोल है रेयर अर्थ मैग्नेट पर, वो भी ग्लोबल लेवल पर। तो चाइना ने एक्सपोर्ट्स को, जो प्रोडक्शन है उसको डिसरप्ट जैसे ही किया, तो ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस बढ़ गया। बीएलडब्ल्यू तो बहुत बड़ी इंपोर्टर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 120 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया था सोना बीएलडब्ल्यू ने, एंड वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में 200 टन जो है, 200 मेट्रिक टन जो है, ये होने की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन चाइना ने तो शॉर्टेज करा दिया ग्लोबल लेवल पर। तो तभी गवर्नमेंट ने अपना अनाउंसमेंट ये कर दिया ताकि अपनी सेक्टर वाली कंपनीज है उनको ये बेनिफिट मिल सके। अब इससे सोना बीएलडब्ल्यू को इन फ्यूचर बेनिफिट मिल सकता है, सप्लाई चेन रिलीफ मिलेगा, कॉस्ट प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसके साथ साथ और भी जो कंपनीज हैं ईवी पर जो काम कर रही हैं उनके लिए भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे भी अगर चाइना जैसी कंपनीज इस तरीके से रिस्क बढ़ाती है, क्राइसिस बढ़ाती है, शॉर्टेज करती है, एक्सपोर्ट्स रोकती है, डिस्ट्रप्शन करती है, तो ऐसे में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के गवर्नमेंट अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है, तो सोना बीएलडब्ल्यू जैसी कंपनीज को इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके पीछे एक और रीजन है, वो ये है कि अपने इंडिया जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए टॉप 5 में आती है, टॉप 5 में आती है। सोचिए, फिर भी अपने मतलब इंडिया के पास प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ऐसे में सोना बीएलडब्ल्यू जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है, सो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। लेकिन चलिए मैं कुछ रिस्क भी आपको बताती हूँ, इसके पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चीजें हैं। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 26,200 करोड़ का। गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम प्लस लोकल मैग्नेट प्रोडक्शन फ्यूचर में इसकी हेल्प करेगा। नॉन ऑटो बिजनेस लाइक रेल एंड सेंसर जो है ना, उसको वो भी ग्रो करेगा। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर लीगल डिस्प्यूट एस्केलेट होता है तो और प्रेशर बढ़ सकता है। मैग्नेट प्लांट सेटअप में डिले होता है तो कॉस्ट प्रेशर अभी बढ़ा रहेगा एंड प्रॉब्लम होगी एंड और करेक्शन आ सकता है। ग्लोबल ईवी स्लोडाउन अगर हुआ, ठीक है, प्रोलॉन्ग हुआ, तो अर्निंग स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा। ये अभी जो है इसका रिस्क है, इसको ध्यान में रखकर चलना है। इतना हो गया। अब चलिए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं होल्डिंग्स के बारे में, जिससे कि सेंटिमेंट्स थोड़े से बने रहे, डिसीजन मेकिंग ये वीडियो रहे। तब देखिए, प्रमोटर्स की स्टेक इसमें 28% है, ना के बराबर आपको भले लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें, तो ये थोड़ा सा ठीक है। एफआईएस की स्टेक इसमें लगभग 30% है। आपको बता दूं कि इस जो Q1 रिजल्ट्स आए एंड जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए ना, शॉर्टेज वाला, तो उस वजह से सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं, 0.17% एफआईएस ने जो है अपना स्टेक बेचा, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी लगभग 30% स्टेक है एफआईएस के। डीआईआईस की बात करूं, म्यूचुअल फंड को मिला के तो 34.40% है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स 28% स्टेक है एंड इन्होंने अपने स्टेक बढ़ाई ही है। वहीं पर इंश्योरेंस की बात करूं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए हैं 0.13%। जो अदर डीआईआईस हैं उनके स्टेक ना के बराबर घटे हैं, वैसे भी वो 1% है। रिटेल इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, रिटेल इसमें 7.64% है, जबकि 0.2% बढ़े ही हैं। तो इसमें देखा जाए तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं। मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू अपने हाई से इस टाइम 48% करेक्ट हो चुका है। तो चलिए मैं एक लेवल यहाँ पर बता देती हूँ जिसका मेजर सपोर्ट है, ठीक है, मेजर सपोर्ट है यहाँ से, इसको आप नोट आउट करके भी चल सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है,
ठीक है, अब बात आती है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव कब होंगे, इस स्टॉक से पॉजिटिव हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ये, ठीक है, ये लेवल, इसका हमें ध्यान रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ही हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप जो है अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको समझा दूं कि ये कुछ पैटर्न जैसा अगर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बॉटम इसने ऑलरेडी बना लिया अपने मेजर सपोर्ट के पास, ऊपर गया, ठीक है, उसी लेवल के पास गया जो इसका पुराना हाई था, ध्यान दीजिए थोड़ा। एंड उसके बाद नीचे आया, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करिए, कहां पर, जो ऑलरेडी पहले का ही सपोर्ट है वहां से हो सकता है, इसीलिए मान सकते हैं कि अपने मेजर सपोर्ट पर है अब। तो मे भी यहाँ से हमें रिवर्सल मिले, लेकिन हमें पॉजिटिव आउटलुक्स कहाँ से मिलेंगे, इस लेवल के बाद से, जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ से। तो हो सकता है कि यहाँ पर रिवर्सल अगर दिखाती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बुकिंग भी आ सकती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लेवल पर बुकिंग हो सकती है। एंड स्टिल अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो ये पूरा कंप्लीट करते हुए हमें नजर आएगा, तो मे भी पुराने लेवल्स इन फ्यूचर हमें देखने को मिले। उम्मीद करूंगा कि सोना BLW का ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, नीडफुल, हेल्पफुल रहा होगा, एंड पूरी तरीके से समझ आया होगा कि क्या करना है, डिसीजन मेकिंग है या नहीं है, एंड इन डिटेल्स में मैंने आपको समझाया होगा। बाकी आपकी जो भी राय है तो कमेंट करके बताइए, आपका क्या कहना है इस पर, सोना BLW पर, प्लीज कमेंट करें। एंड हाँ, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।